देखो बच्चों, यहां पे आपके लिए मैंने P1 के फिजिक्स 1 के लिए पूरे इंपॉर्टेंट जो फार्मूले और फार्मूले से कैसे फार्मूला तैयार करना चाहिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने क्या किया, कम फार्मूले से बहुत ज्यादा फार्मूले कैसे बना सकते हैं, जिस आइडिया को डेवलप करने के लिए मैंने फार्मूले दिए बच्चों। ओके, तो आज बच्चों हम लोग फिजिक्स 2 है ना, क्लास 12 के जो भी चैप्टर्स है फिजिक्स 2 में, वो टोटल 11 थे, इसलिए पूरे बनाना आज पॉसिबल नहीं। आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई 5 ही चैप्टर के दे दूंगा। दूसरे लेक्चर में बच्चों और 6 चैप्टर के दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सेशन कंप्लीट एक सेशन हो जाएगा। लेकिन तो बच्चों इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला, आप बोलेंगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा है, आपने कम दिए। हाँ कम दिए, लेकिन आपको कैसे बनाना चाहिए फार्मूले, ये थोड़ी सी ट्रिक्स बता दूंगा। देखो बच्चों, ध्यान में देना है चार्ज के बारे में। अगर कोई चार्ज हो और कोई चार्ज जैसे लेंथ है, लेंथ पे पॉजिटिव चार्ज फैल गए, ऐसे रॉड है, तब बच्चों इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ है बच्चों। अगर यही हमारा बोर्ड रहता, सरफेस, ये बोर्ड है हमारा सरफेस एरिया, तो ये कैसे लगाओगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर कोई बच्चों बॉल है हमारे पास, तो इसका वॉल्यूम गिनना पड़ता है, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बता सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है, मतलब ये सरफेस के ऊपर डिपेंड है, ये लीनियर है, लंबा है, या आपका जैसे बोर्ड जैसे ये सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है, इसके ऊपर से हम लोग यहां पे चार्ज के बारे में बता सकते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखो बच्चों, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन, लेकिन किसके लिए, क्लोज सरफेस हो तो एप्सिलॉन ई डी एस कॉस थीटा। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं उसको, ठीक है, ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। अगर मैं फ्लक्स निकालना है तो मैंने फार्मूला भी लिखा होगा, है ना, ऐसे लिखा सकता हूं। और इसको पता है बच्चों आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट रहा तो ई डी एस कॉस थीटा लिख सकता हूं, या डी एस माना होती है एरिया, ठीक है, एरिया चेंज होता है तो डी एस लिखा है मैंने। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसके बाद में अब मजा आएगा बच्चों, अब फार्मूले कैसे बनाना चाहिए मैं ये आपको पढ़ा दूंगा। ओके, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है बच्चों। गॉस थ्योरम पढ़ा होगा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू चार्ज, ऐसे लिखा होगा आपने, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है ना, ऐसा लिखा होगा। अगर थोड़ा सोचोगे तो बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगर हम लोगों को ये स्फेरिकल, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4πε/Q/r² है, सही है बच्चों। यही स्फीयर के लिए कैसे मैं बता दूंगा, सिंपल सी बात है बच्चों, एप्सिलॉन बाहर आएगा, ठीक है, ई यहां पे निकालना है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होगा, इंटीग्रेशन डीएस, किसका डीएस है, एरिया बच्चों, स्फीयर, और स्फीयर का एरिया होता आपको पता होना चाहिए 4πr²। समझ में आ रहा है। और ये जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है क्यू, ये आपको थोड़ा सा यहां पे पता होना चाहिए। तो यहां पे E इज इक्वल टू बच्चों, इसी को मैं 4πε बना सकता हूं Q/r²। समझ में आ रहा है बच्चों, टोटल चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला कैसे बनाया मैंने। अगर इसी के जगह पे, स्फीयर के जगह पे अगर सिलेंडर होता तो हम लोग क्या करते बच्चों, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, टॉइस पाई RL, तो ये QL बनता है, आपको पता होना चाहिए QL। तो बच्चों यहां से L से L मरता है, बस यही फार्मूला कैसे बन रहा है, देखो 1/2π, सॉरी ये 2π इधर आएगा, मतलब ये फार्मूला बनेगा बच्चों। देखो आता है कि नहीं, करके देख सकते हैं। मतलब बच्चों आपके दिमाग में इसके बारे में आइडिया फिक्स होना चाहिए। स्फीयर रहा तो 4πr² कर सकते हैं हम लोग इसका एरिया। अगर इसके जगह पे सिलेंडर रहा तो टॉइस पाई RL फार्मूला रखो, और ये लेंथ होती है तो ये L कैंसिल होके ये फार्मूला बना सकते हैं। मतलब बच्चों आप लोगों को फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिजिक्स में इसी के लिए बच्चों नंबर्स नहीं आने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों ने सिलेंडर, स्फीयर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका फार्मूला, उसका फार्मूला सब दही बना देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए बच्चों मैं बता रहा हूं कि आइडिया क्लियर करो यार, टेक्निकली पढ़ाई करो बस। तो टेक्निकली ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं। मैकेनिकल फोर्स का फार्मूला σ² dH डिवाइड बाय टॉइस। हाँ, और एक बात है बच्चों, इसी में अगर यहां पे स्फीयर के लिए चार्ज निकालना है
तो और एक फार्मूला बन सकता है E इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला बनेगा देखो, 1/4πε0 K डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट Q बाय R स्क्वायर। Q की वैल्यू निकाल सकते देखो, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया किसका है बच्चों, ये अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर रखो, ठीक है, समझ में आ रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना स्फीयर के। तो यहां पे बच्चों कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मैंने बोला सिंपल सी बात है यार, क्यू की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा 4πr स्क्वायर, यहां पे रख दो बोला कि यहां पे इसकी वैल्यू है सिग्मा 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε, है ना। के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट एयर या वैक्यूम में रहा तो 1 होता है, और आर स्क्वायर 4π मर गए बच्चों, ठीक है, तो सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो ऐसे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। मतलब बच्चों आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है भैया, समझ में आ रहा है, मेरी बात इतनी कहनी है, अगर डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट रहा तो क्या लिखना है बस। वैसे इसकी भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल सकते हो, तो ऐसे आप लोग फार्मूला को डेवलप करो। मैंने फार्मूला कम दिए इसका मतलब डरना मत। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे, क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, लेकिन क्या आपका दिमाग सही वे से चल रहा है क्या। अगर आपको सिग्मा दिया हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे फार्मूले आप लोगों को यहां पे फाइंड करना आना चाहिए। मैकेनिकल फोर्स है बच्चों देखो सिग्मा स्क्वायर ds ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया बच्चों अगर इसी को डिवाइडेड बाय एरिया किया जाए तो एरिया एरिया कैंसिल होगा और वो होगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। या मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ ठीक है, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हैं या k भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही मैकेनिकल फोर्स मतलब इसी को डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया एरिया मर जाएगा बच्चों, देखो सिग्मा स्क्वायर ट्वाइस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के। मतलब बच्चों ये फार्मूला याद होने से ये याद करने की जरूरत है नहीं, डिवाइड बाय एरिया, ये एरिया एरिया मर जाएगा। मतलब सर देखो सिग्मा ds ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय एरिया, एरिया मतलब ds कैंसिल करो, बस मिल गया मेरे भाई फार्मूला सिग्मा स्क्वायर है, सॉरी। तो यहां पे बस ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है सर। एनर्जी डेंसिटी, ये भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं बच्चों। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, और ये फार्मूला नियर अबाउटली हम इक्वल निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सिग्मा, देखो ये होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वैक्यूम में से कितनी पास हो रही है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये और ये भी फार्मूला एक जैसे है, हाँ सर बिल्कुल है, देखो ये और कुछ एप्सिलॉन नॉट के डाल सकते हो। मतलब बच्चों ये सेम फार्मूले से, मतलब ये फार्मूला आने से डिवाइड बाय करके और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके भी ये तीनों भी फार्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है बच्चों। पोलराइजेशन के लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े याद करो बस, बाकी के ऑफर में ले लो, बाकी के फार्मूले ऑफर से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बच्चों देखो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल है। अच्छी बात है सर। और क्या है सर, यहां पे सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती प्लेन शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन, लेकिन पोटेंशियल का फार्मूला E इंटू डी। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, है ना। यहां पे ये फार्मूला डाला तो क्या होगा, यहां डाल दो बोला C इज इक्वल टू Q बाय E इंटू डी। लेकिन ध्यान में दो बच्चों, ध्यान देना है। लेकिन बच्चों यहां पे E इंटू डी डाला मैंने, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन है, ठीक है। मतलब बच्चों इसी फार्मूले को E के जगह पे ये डालना है तो Q डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, ये भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब मुझे ये बताना है बच्चों आप लोगों को यहां पे फार्मूले को घुमाना आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बच्चों जब भी फार्मूले को घुमाना है तब ऐसे ही घुमाते रहो तो ही हमारे फार्मूले आएंगे, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम, ओके। चलो बच्चों तो ये ऐसे कर सकते हैं, ये भी फार्मूला ला सकता हूं मैं, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन ला सकता हूं अगर थोड़ा सा आपने कैलकुलेशंस किए तो। अगर यहां पे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोरेज होती है तो 1/2 Q स्क्वायर बाय C। अब ये तो फार्मूला पता है ना, इससे ये पुटअप करो, ये पुटअप करो, ये फार्मूले आते रहेंगे। सीरीज में बच्चों कैपेसिटर और रेजिस्टेंस उल्टा होता है। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस में सीरीज में रहा तो R1 प्लस R2 करते हैं, और पैरेलल में बच्चों रेसिप्रोकल होता है।
क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। बात समझ में आ रही बच्चों? इसमें उल्टा होता है, सीरीज में रेसिप्रोकल होता है। या इसको आप लोगों को शॉर्टकट दो कैपेसिटर है तो बता दूंगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाय सम ऑफ कैपेसिटर, खत्म किस्सा। पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड करना होता है। मतलब बच्चों मुझे ये बताना है कि थोड़ा आप लोग दिमाग लगा के करो। मैं आप लोगों को फार्मूले लर्न करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये बताना चाहता हूं, बस मेरा यही उद्देश्य है बच्चों आपसे। नेक्स्ट बच्चों मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ फार्मूले, बहुत चुने गिनके फार्मूले दिए। आप बोलेंगे सर बाकी, अब ये यार बाकी तो कुछ नहीं होता है कि करंट क्या होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम पता है ना, ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, V इज इक्वल टू R, फिर I निकालो, R निकालो, ये छोटे बच्चे जैसी बातें हैं तो ये अब आप करते रहना। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर होता है, तो उनको हम लोग इक्वल टू लिखना है तो रो, ये एल डायरेक्टली ए निकाल सकते हैं, रो निकाल सकते हैं RA बाय, ये आपने बचपन में बातें कही होगी। तो बच्चों मुझे इससे ज्यादा लगाव नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखो CET दे रहे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो बच्चों पहला ही लॉ है किरचॉफ्स लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर, तो ये ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है करंट, यहां से आ रहा है 1. ये यहाँ पे 1.8 आ रहा है, तो यहां से करंट जा रहा है मेरा जैसे कि 1.5, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, ये सवाल होता है। मतलब अलजेब्रिक सम जितना ऐड हो रहा है उतना ही बाहर जाना चाहिए। तो अब देखो ना, यहाँ पे 4 हो रहा है, 4 में से 1.5 गए, 2.5 रह रहा है, तो यहां से 2.5। तो इस लॉ से हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यह सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम कम आने लगे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं आएगा इतना इजी, कभी कभी आने के चांसेस। दूसरा किरचॉफ्स लॉ है बच्चों, सेकंड लॉ है, इसको लॉ बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, जंक्शन लॉ कहते हैं, 3 नाम है इसके लिए। किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, इसका वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और मेश लॉ भी बोलते हैं, ऐसे नाम है। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस करंट। तो बच्चों इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने जैसी बात है। अगर हमारा यहां पे रेजिस्टेंस ये है, करंट कहां से कहां जाता है आपको पता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां से यहां जाना मतलब लोअर की तरफ जाना मतलब माइनस, यहां पे अगर करंट आ है रेजिस्टेंस तो ओम्स लॉ लगेगा IR, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर यही रेजिस्टेंस है, आपको पता है करंट जा रहा है ऐसे, मैं जा रहा हूं इससे, कहां जा रहा हूं, हायर की तरफ, मतलब गेन कर रहा हूं, यहां पे लॉस कर रहा हूं बच्चों और यहां पे गेन कर रहा हूं, इसलिए प्लस IR आएगा। पोटेंशियल में भी वैसे ही होता है बच्चों, ये माइनस है ये प्लस है, अगर माइनस की तरफ है तो माइनस ही लिखो, और ये अगर हम लोग प्लस की तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ तो प्लस ही लिखो। तो बच्चों इसमें, इस लॉ में इतनी बातें ध्यान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हमने क्या बोलते इसको, क्या 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 बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों हम लोगों को अननोन रेजिस्टेंस निकालने आता है, इसी के एप्लीकेशन ये दोनों भाई है। मतलब बच्चों ये फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। R1 बाय R2, देखो इसको अगर डिवाइड ले तो ये आएगा, है ना, R3 बाय R4, ध्यान में रखना है बस। ये अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने ऐसा फार्मूला लिखा है, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है बच्चों। अरे कुछ नहीं है, ये जो होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर थी ये सी अपनी बुक्स में, वो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर में से LX माइनस करो, बचेगा LR यार, सिंपल सी बात है। ये भी ऐसे सेम टू सेम लिख सकते हैं, सेम लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली ग्लोनोमीटर का रेजिस्टेंस गिनते, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस गिनने के लिए फार्मूला है। अगर 2 सेल को कंपेयर करना है तो ये फार्मूला E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। सम और डिफरेंस में देखो, सम एंड डिफरेंस, सम है एडिशन है और डिफरेंस हो गया, खत्म किस्सा, बस इसी को सम करना है एक बार, सम एंड डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना। ये बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियोमीटर के लिए फार्मूला है बच्चों। पोटेंशियोमीटर कहता है कि लेंथ बढ़ने से पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ते रहता है। इसके हिसाब से बच्चों 1 2 3 फार्मूले, इसके 3 एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर के, और ये जो 3 फार्मूलेज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज से बने वाले हैं, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है। बस इतनी इजी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, लेकिन हम लोग सही तरीके से करना बहुत बढ़िया होता है। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके फार्मूले। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो फार्मूला लिखा है मैंने
वो मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला है कि जो भी स्ट्रेट कंडक्टर में से कोई करंट फ्लो हो तब कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, म्यू 0 I डिवाइड बाय ट्वाइस पायर। उसके बाद में बच्चों सोलेनॉइड हो या टॉरॉइड हो, इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू 0 N I। और बच्चों अगर एंड पे निकालना है बी एंड निकालना, मतलब सोलेनॉइड के एंड पे, तो 1 म्यू 0 N I या ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, ये सोलेनॉइड के लिए भी है और ये टॉरॉइड के लिए भी है, मतलब दोनों के लिए भी वही फार्मूला है अगर एंड पे पूछे, क्योंकि बच्चों सोलेनॉइड को ही गोल रिंग बना के टॉरॉइड बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों टॉर्क निकालना था, तो इसके लिए फार्मूला N I B A cos थीटा, ठीक है। मैक्सिमम करना है तो cos थीटा को मुझे 1 करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम मिले। मेरे ख्याल से टॉर्क जो डिपेंड होता है वो आपको पता होना चाहिए कि रेस्टोरिंग है ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, और टॉर्क की वैल्यू ये निकाल के फार्मूला निकाल सकता हूं मैं, जैसे कि यहां पे देखो N I B A C थीटा। मुझे निकालना है करंट बच्चों, तो करंट को यहां रखो, C डिवाइडेड बाय N B A इंटू थीटा निकाल रहा, मतलब ये फार्मूला निकालना आना चाहिए बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ बस, कुछ नहीं। अब यहां पे क्या बच्चों, जितना करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, करंट बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, पता है ना, ग्लोनामीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ता है। तो ये फार्मूले खुद तैयार करो मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं है। सेंसिटिविटी क्या है बच्चों, तो NBA बाई सी। आप बोलेंगे सिर्फ फार्मूला लर्न करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं। क्यों 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 सिंपल सी बात है बच्चों, आपको क्या सेंसिटिविटी पता है, पता नहीं है तो मैं बताऊंगा। सेंसिटिविटी बच्चों चेंज इन डिफ्लेक्शन टू चेंज इन करंट, ठीक है, मतलब वेरी स्मॉल करंट या तो तुरंत सेंसिटिविटी, तुरंत यहां पे डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसी के कारण मुझे बताओ, अगर मुझे थीटा लेना है, देखो यहां पे थीटा बाय आई लिख रहा हूं, तो ये इधर जाने के बाद उल्टा बनेगा NBA बाय सी। देखो ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं, मतलब बच्चों दिमाग लगाओ, ये सभी क्वांटिटी आपके पास होती है लेकिन सही तरीके से यूज होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग यूज नहीं करोगे तो बिल्कुल बच्चों आपको फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, मतलब ये फार्मूला कोई दुश्मन नहीं है, दोनों भाई भाई है। वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए ये फार्मूला निकालना है बच्चों। अगर सेंट रेजिस्टेंस निकालना है आप लोगों को तो फार्मूला S इज इक्वल टू G IG I माइनस IG, ठीक है। सेंसिटिविटी अपने एमीटर वोल्ट मीटर पढ़ा होगा। एमीटर क्या होता है बच्चों, करंट डिवाइस मेजर करने का, करंट डिवाइस करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। उसमें क्या सेंट रेजिस्टेंस की लो वैल्यू होना चाहिए, ग्लावनोमीटर को पैरेलल होना चाहिए, समझे। वोल्टमीटर में सीरीज में होना चाहिए, किसके, ग्लावनोमीटर को हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही बच्चों करंट निकालना है तो करंट IG S बाई S प्लस G है ना इंटू I। अब एक सिंपल सी बात बता बच्चों, यहां पे G आ गया तो ऊपर S लिखना। देखो मेरे पास एक तो G और S, ये दो ही रेजिस्टेंस है। G आ गया ना, G नहीं लिखना S, और जो S है वही S में जो क्वांटिटी रिमेनिंग है उसको ऐड करके लिखना, I तो कॉमन है। यहां पे देखो S आ गया, ठीक है, S छोड़ के कौन है G, तो G डिवाइड बाय G प्लस S। ये तो G प्लस S फिक्स है ना बच्चों, अरे G प्लस S फिक्स है कि नहीं। एक बात ध्यान में रखना, यहां पे G आ गया ना, IG निकालना है, ये तो करंट, टोटल करंट तो लिखना है यहां पे। तो यहां ये छोड़ के दूसरा, मतलब मेरे पास G है, G छोड़ के कौन है फिर S लिख दो, बाकी तो ये कॉमन है। S आ गया, चलो इसको छोड़ के इसको लिख दो, ये तो कॉमन है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला, अगर आपको साइक्लोट्रॉन, ये तो बाकी की चीजें पता होना चाहिए, अगर वो गोल 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 घूमते रहता है आपको तो पता होना चाहिए इसका रेडियस mu बाय QB होता है। अगर इसी को आपको V निकालने के लिए बोला तो QBR बाय M निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका हाफ पीरियड है ना, दो D शेप होता है, तो हाफ पीरियड था बच्चों मेरे पास पाई M बाई QB, लेकिन बच्चों 2T करने को T बोलते इसलिए 2 आ गया बस। काइनेटिक एनर्जी सबको पता होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m, समझे बच्चों। v क्या है मेरे पास, ये देखो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, m से m मार दो, तो यहां पे मैंने कुछ गलत किया है आई थिंक, नहीं ये 2 नहीं है ना सिंपल सी बात है, ये 1/2 लिखा दिया, m से m मर गया। बचा क्या बच्चों, देखो आप मेरे पास q स्क्वायर है, b स्क्वायर है, R स्क्वायर है ना, और ये ट्वाइस m निकाल सकते हैं,
ठीक है, कोई टेंशन है। तो ऐसे बच्चों हम लोगों को ये चीजें करते आना चाहिए, तो ये फायदा है, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ये बच्चों आपके जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले, जो इंपॉर्टेंस फार्मूले उसका डिस्कशन कर रहे हैं। उससे बहुत सारे फार्मूले बना नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। तो चलो बच्चों हम लोग मैग्नेटिज्म के देखने वाले अभी। इसके बाद में बच्चों मैग्नेटिज्म के सिंपल फार्मूले हैं कि मैग्नेटिज्म जो होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है यम मतलब आई इंटू ए, मतलब करंट इंटू एरिया, इसके ऊपर डिपेंड है बच्चों। ठीक है, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का फार्मूला ई बाई टी। अरे हमने ऐसे लिखा था कि चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को ये बोला है। अब मुझे बताओ 1/t ये होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, न्यू बोलते हैं इसको, तो ये फार्मूला ई न्यू। मतलब बच्चों हम लोगों के फार्मूले से फार्मूले बनाना आना चाहिए। अब ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों कि यहां पे हमारे पास ईवी, ठीक है, ये जो फार्मूला मिल रहा है, तो हम लोग निकालते कैसे हैं ये पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें होती है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो ये फार्मूला कैसे आ गया, बहुत सारे की, ये वी है बच्चों, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी। अब देखो हमारे पास करंट का फार्मूला ई बाई टी। एक्चुअली स्पीड क्या होती है बच्चों? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे टी इज इक्वल टू टॉइस पाई आर बाई वी। अब देखो इसके जगह पे ई, ये टॉइस पाई आर डिवाइडेड बाई वी इधर जाएगा, ये वी है बच्चों, न्यू नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये फार्मूले तैयार करना आना चाहिए। अब अगर इस आई की वैल्यू यहां पे डाला तो क्या होगा? तो आई की वैल्यू मेरे पास ईवी डिवाइड बाय टॉइस पाई, यहां पे आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये पाई पाई मर गया, या आर आर मर गया बच्चों, तो ई वी आर बाई टू। मतलब मैं ये बता रहा हूं फार्मूला खुद तैयार करो यार, तब तक कुछ नहीं होने वाला है फिजिक्स में। बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाद में तो एमसीक्यूज बनते जाएंगे यार, एमसीक्यूज बनाने में कुछ नहीं होता है। चलो इसी से बच्चों क्या बन रहा है फिर मेरा, उन्होंने कहा है कि चलो ये भी मैं हर चीज का एक्सप्लेनेशन इसलिए लेके आ रहा हूं बच्चों क्योंकि ये आपको आना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य इतना ही है। अब देखो यहां पे यम इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू था मेरे पास। मतलब एक काम करेंगे कि डिवाइडेड बाय यम करेंगे और इसको भी यम करेंगे। यल इज इक्वल टू यम वी आर होता है, पता है आप लोगों को? तो देखो यहां पे बच्चों हमारे पास यम वी आर है, मतलब ई, ये यल का फार्मूला बन रहा है, फिर तो समझ में आ रहा है। अगर यम बाय यल इज इक्वल टू ई बाय टॉइस यम, ई चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ टू मास होता है चार्ज का ये, तो इससे 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी, चार्ज कूलम में, मास केजी में। इसलिए बच्चों ये सभी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, बहुत सिंपल सी है। टॉर्क इज इक्वल टू यम क्रॉस बी होता है, मतलब यहां पे यम बी साइन थीटा रखा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। इंटेंसिटी कितनी है बच्चों? एन आई, करंट के ऊपर डिपेंड है। दूसरा एक फार्मूला है बी नॉट और म्यू नॉट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। आप लोगों के लिए बोर्ड में तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, है ना, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वैल्यू, इसी को बी बाय म्यू जीरो या स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, डिवाइड बाय एरिया। और ये भी एक फार्मूला मिल रहा है बी बाय एच म्यू का। अब रिलेटिव परमेबिलिटी होती है बी बाय बी नॉट या म्यू बाय म्यू नॉट, दोनों में से कुछ भी उठाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये क्या है? झा है, पता है ना आप लोगों को? तो सस्पेबिलिटी कहते हैं 1/h होता है। और यहां पे दूसरा एक फार्मूला है म्यू आर -1। आप ज्यादा टेंशन मत लेना बच्चों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का 1 + झाइम होता है, और ये इससे ही बना वाला है। अब देखो ना बच्चों क्या है रिलेशंस, मुझे बताओ। ये b बाय बी नॉट रहा, तो बनेगा मेरे पास 1 + झाइम, और b बाय बी नॉट म्यू आर होता है। देखो ये म्यू आर, इसी से ये फार्मूला बना है यार। मतलब आप लोगों को एक्स्ट्रा फार्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ बस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा होगा बच्चों EMI। उसके बाद में बच्चों EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आप लोगों को सवाल आता होगा सर इसमें तो बहुत सारे फार्मूले हैं, आपने कम क्यों दिए, क्या रीजन है आपका? तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि यहां पे हमने कम फार्मूले देने का रीजन इस क्या होता है। जैसे कि EMF निकालना है बच्चों d∅dt, अच्छी बात है सर। मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में फार्मूला होता है B.A, तो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण BA cos थीटा,
और ये वायर के नंबर्स ऑफ टर्न हो तो n लिखना है। मतलब बच्चों इसमें कुछ खास बात याद रखने जैसी नहीं है। ये BLV उन्होंने भी कैलकुलेशन करके दिया। अब देखो बच्चों ये फार्मूला ये एक दूसरे के भाई है। कैसे? अब देखो अगर सेल्फ इंडक्टेंस हो तो Li लिखते हैं हम लोग। अगर इसका डेरिवेटिव किया बच्चों तो देखो d/dt इसकी Li। अब ये तो L तो कांस्टेंट होगा तो बचा है di/dt। अगर m रहा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहा तो m लिखते हैं, बस कुछ नहीं बच्चों। इसलिए बता रहा हूं ये फार्मूला ये मतलब मैं आपको ये कहानी बता रहा हूं, सभी फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों नंबर्स ऑफ टर्न पे हमारा EMF डिपेंड होता है, लेकिन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बच्चों लेंथ बढ़ती है, नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ना मतलब लेंथ बढ़नी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना, करंट को कम करना। ओम्स लॉ पता होगा। तो देखो ये बात ध्यान में रखना, यस तो यहां पे करंट उल्टा लिखना IP, EP NP, यहां पे IP आएगा क्या NS। चलो इफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। पावर का फार्मूला पता है बच्चों V × I। हम लोग यहां पे EI लिखेंगे, V के जगह पे E लिखेंगे। EMF देखो बच्चों यहां पे EMF, ये दोनों फार्मूले एक दूसरे के भाई लग रहे हैं, देखो करंट के लिए और EMF के लिए। ये पावर 1 साइकिल के लिए ये है, ठीक है। आपको अगर मैक्सिमम EMF निकालना है तो ERMS √2। मैक्सिमम करंट, पीक करंट बोलते हैं, मैक्सिमम करंट आपको जो नाम देना है दे दो यार, बस दोनों के फार्मूले सेम है तो याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पे बच्चों इसको कहते हैं रिएक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये हम लोगों को फार्मूले मिले इसके। यहां पे इंपीडेंस निकालना है, मतलब टोटल मिला के, तो बच्चों XL - XC। इसके बच्चों क्या है, लीड करंट करना, कम होना, मतलब इसको XL इधर आता है, XC इधर आता है, तो आपको पता है यहां पे R होता है, पता है आप लोगों को ये। तो बच्चों इससे से क्या बनता है, XL - XC, है ना, इसलिए बनता है क्योंकि ये करंट लीड करता है, EMF करता है, ये करता है, वो करता है, बताना पड़ता है। तो ये फाई निकालना है तो इसी से मिल जाती है वैल्यू। यहां पे फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 √LC। और आपका LCR सीरीज सर्किट हो बच्चों तो ERMS IRMS cos phi आ रहा है, फेज चेंज हो रहा है, मतलब फार्मूला यही है बच्चों, ओनली फेज चेंज हो रहा है, इसलिए ये फार्मूला आ गया। मतलब बच्चों मुझे आपको इतना ही बताना है कि इस फार्मूले से आप लोग कितने फार्मूले तैयार कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे सर इसके लिए, हाँ बता सकते हैं ना, जैसे कि Z = कभी कभी XL² + R² हो सकता है, यहाँ पे XC² + R² होता है। मतलब बच्चों कब ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो ऐसे है ना, प्योर इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रिएक्टेंस, ऐसे सभी चीजें आप लोगों को थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चों इसी के ऊपर वीडियोस आएगा जो मॉडर्न फिजिक्स और लाइट सेक्शन होगी, क्योंकि ये सेक्शन 5 चैप्टर का है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 5 ही चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की। वीडियो बड़ा बन गया तो बच्चे देखते नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बनाया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर